हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे राज्य और केंद्र के बीच में संबंध। कल की क्लास में हमने केंद्र राज्य के विधायी संबंधों के बारे में बात की थी। आज हम पढ़ेंगे केंद्र राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध। केंद्र राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध किस प्रकार के होते हैं वो बताए गए हैं भाग 11 में। किसमें है? भाग 11 में। कल हमने 255 तक विधायी संबंधों के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 256 से लेके 263 तक। इनमें बताए गए हैं केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध। तो प्रशासनिक संबंधों में हम देखेंगे आगे आर्टिकल कितने से 256 से 263 और भाग कौन सा है? भाग 11। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 256 अनुच्छेद 256। 256 ये बताता है कि संघ राज्यों को निर्देश दे सकता है। संघ क्या है? राज्यों को निर्देश दे सकता है कि यदि संसद ने कोई अधिनियम पारित किया है तो वो उसको राज्य में लागू करे। संघ राज्यों को यह निर्देश दे सकता है कि संसद द्वारा कोई पारित अधिनियम, संसद ने कोई अधिनियम पारित किया है उसको राज्य में लागू करे। ये बताया गया 256 में, राज्य में लागू करे। आर्टिकल 256 सेंटर कैन गिव डायरेक्शंस टू स्टेट रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एक्ट्स। कि संसद द्वारा कोई पारित अधिनियम है तो उनको राज्य में लागू करने के लिए संघ जो है, केंद्र सरकार, वो राज्यों को निर्देश दे सकती है। ये है आर्टिकल 256। इसके बाद आर्टिकल 257। तो आर्टिकल 257 में क्या बताया गया? आर्टिकल 257 में है कि कुछ मामलों में संघ का राज्यों पर नियंत्रण होगा। कुछ मामलों में क्या होगा? केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण होगा। कुछ मामलों में संघ का राज्यों पर नियंत्रण। आर्टिकल 257। स्टेट विल एक्सरसाइज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर्स in such a way that it does not infringe on the executive powers of center। ये जो स्टेट की कार्यपालिका शक्तियां हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां हैं, हमारे भारत में क्या है? दोहरी कार्यपालिका है। संघ की कार्यपालिका अलग है और राज्यों की कार्यपालिका अलग है। तो राज्य की कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग वो इस प्रकार करे, उसका प्रयोग इस प्रकार करे कि केंद्र की कार्यपालिका शक्तियों के साथ उसका टकराव ना हो। केंद्र की कार्यपालिका शक्तियों के साथ टकराव ना हो, ये सुनिश्चित करना है। तो आर्टिकल 257 क्या बताता है? आर्टिकल 257 में ये कहा है कि कुछ मामलों में संघ का राज्यों पर नियंत्रण हो सकता है कि राज्य अपने राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं उनका भी वो प्रयोग इस प्रकार करेगा कि केंद्र की कार्यपालिका शक्तियों के साथ उसका टकराव नहीं हो। और जो संघ है वो राज्यों में जैसे कि रेल मार्ग बनाने हैं, नेशनल हाईवे बनाने हैं, तो उन सब के रख रखाव और संरक्षण के लिए भी उनको निर्देश दे सकता है। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 257। इसके बाद है आर्टिकल 258। तो 258, आर्टिकल 258 में ये कहा है कि राष्ट्रपति, 258 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति को राज्य सरकारों या उनके अधिकारियों को, किस किस को? या तो राज्य सरकारों को या जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं उनको कार्य सौंपने का अधिकार देता है। कि कोई भी कार्य है वो राष्ट्रपति राज्य सरकारों को या उनके अधिकारों को सौंप सकते हैं। ये अधिकार दिया गया है आर्टिकल 258 में। गिव्स पावर टू द प्रेसिडेंट टू एंट्रस्ट फंक्शंस टू स्टेट गवर्नमेंट और देयर ऑफिसर्स। राष्ट्रपति को राज्य सरकारों या उनके अधिकारियों को कार्य सौंपने का अधिकार देता है आर्टिकल 258। उसके बाद आर्टिकल 259। आर्टिकल 259 को निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में आर्टिकल 259 जो है वो डिलीटेड है। इसको डिलीट किया था 7वें संविधान संशोधन 1956 से। किससे डिलीट किया है? 7वें
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से। तो आर्टिकल 259 जो है वो किससे संबंधित था? आर्टिकल 259 जो भाग बी के राज्य थे, भाग बी में जो राज्य रखे गए थे वहाँ पर ये आर्म्ड फोर्सेस की बारे में बताता था, राज्यों में सशस्त्र बलों के बारे में था। तो ये एज सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वर्तमान में ये क्या है, निरस्त कर दिया गया है। तो आर्टिकल 259 रिपेल्ड है। और इसमें क्या था, इसमें ये था कि भाग बी में जो राज्य रखे गए थे उनमें सशस्त्र बलों के बारे में इसमें बताया गया था। तो ये हो गया 259। इसके बाद है आर्टिकल 260। नेक्स्ट है आर्टिकल 260। 260 deals with the jurisdiction of the union in relation to territories outside of India। 260 जो आर्टिकल है वो किससे संबंधित है? जो भारत के बाहर के क्षेत्र हैं, कौन से? भारत के बाहर के क्षेत्र हैं, उनके संबंध में, बाहर के क्षेत्र के संबंध में संघ के क्या अधिकार हैं? संघ के अधिकार से संबंधित है। एक तो हमारा इंडिया का टेरिटोरियल रीजन है जिसमें हमारे सभी स्टेट आ जाते हैं, सभी यूनियन टेरिटरीज आ जाती हैं, या फिर जो है इंडिया ने किसी और आइलैंड को या किसी देश को जो है उस पर अपना आधिपत्य कर रखा हो तो वो आ जाती है इंडिया का टेरिटोरियल रीजन। लेकिन अगर भारत जो है वो अपने बाहर के क्षेत्र से, बाहर से क्षेत्र के कोई मतलब उससे ट्रीटी करना चाहता है या उससे कोई संबंध बनाना चाहता है तो उसके लिए संघ के पास क्या अधिकार हैं वो बताए गए हैं आर्टिकल 260 में। तो ये हो गया आर्टिकल 260 कि जो इंडिया का ज्यूरिस्डिक्शन है उसके बाहर के क्षेत्र पर संघ के क्या अधिकार हैं और उसको कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं वो आर्टिकल 260 में बताई गई हैं। इसके बाद है आर्टिकल 261। नेक्स्ट है आर्टिकल 261। तो 261 में क्या बताया है? 261 है कि पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की जो भी सार्वजनिक कार्य हैं, सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही के बारे में बताता है आर्टिकल 261। अब जो पब्लिक एक्ट हैं या रिकॉर्ड्स हैं तो उनसे हम क्या समझते हैं? उनका तात्पर्य ये है कि जैसे कि किसी एक राज्य में, फॉर एग्जाम्पल हम लें कि किसी एक राज्य में कोई जो सार्वजनिक प्राधिकरण है उसके द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया, ठीक है, क्या किया? एक राज्य में जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जो उसके लिए अथोराइज्ड है उसके द्वारा, तो वो जो जन्म प्रमाण पत्र है वो दूसरे राज्य में भी मान्य होगा, दूसरे राज्य में भी मान्य होता है, ये बताया गया है। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लें कि किसी भी एक स्टेट की अदालत ने, किसी भी एक राज्य की अदालत ने कोई फैसला दिया तो उसको दूसरे राज्य की अदालत में भी उसको माना जाना चाहिए या उसको लागू किया जाना चाहिए। तो ये है आर्टिकल 261। तो 261 में बताया गया सार्वजनिक कार्य, पब्लिक एक्ट्स, ये रिकॉर्ड्स जो हैं और जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है उनके बारे में। जैसे कि हमने दो एग्जाम्पल देखे। पहला तो हम जैसे पब्लिक एक्ट के बारे में देखा, जो भी सार्वजनिक कार्य होते हैं कि किसी भी एक राज्य में जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो वो दूसरे राज्य में भी मान्य होगा। या फिर अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में बात करें तो यदि एक राज्य की अदालत ने कोई फैसला दिया है, चाहे वो सिविल मामला हो चाहे आपराधिक मामला हो, तो वो दूसरे राज्य में भी उसको मान्यता दी जानी चाहिए। ये हो गया आर्टिकल 261। इसके बाद है आर्टिकल 262। आर्टिकल 262 जो हमारी अंतर्राज्यीय नदियां होती हैं, यदि कोई अंतर्राज्यीय नदियां हैं तो उनका पानी का वितरण किस प्रकार होगा, उनके पानी का उपयोग कैसे होगा। नदियों में पानी का उपयोग, पानी का उपयोग, नियंत्रण और वितरण, वितरण व नियंत्रण, इनसे संबंधित कोई भी विवाद है तो उनको निपटाता है, ठीक है। डील्स विद द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ वाटर्स इन इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली, कि जो भी अंतर्राज्यीय नदियां हैं या कोई नदी घाटियां हैं
उनके पानी का उपयोग किस प्रकार होगा, उनका वितरण राज्यों में, किस राज्य में कितना प्रतिशत पानी का वितरण होगा और उस पर नियंत्रण किसका होगा, इनसे संबंधित कोई भी विवाद है तो उनको निपटाया जाता है आर्टिकल 262 के अकॉर्डिंग। अंतर्राज्यीय जल विवादों में कुछ हम फेमस जल विवादों की बात करें तो पहला है एक, जैसे कि कावेरी नदी जल विवाद है। कौन सा है? कावेरी नदी जल विवाद। ये किस किस के बीच में चल रहा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। कौन कौन शामिल है इसमें? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। दूसरा हम देखें तो एक चल रहा है कृष्णा गोदावरी जल विवाद। कौन सा? कृष्णा गोदावरी जल विवाद। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसमें 3 राज्य शामिल हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। जो हम प्रशासनिक संबंधों की बात कर रहे हैं केंद्र और राज्य के मध्य, उनमें आर्टिकल 262 से क्वेश्चन बन सकता है। अगर इनमें से क्वेश्चन बनता है आर्टिकल में तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है आर्टिकल 262 के। तो आर्टिकल 262 क्या बताता है कि जो भी अंतर्राज्यीय नदियां हैं, जो एक से अधिक राज्यों में जो नदियां बहती हैं, तो उनके पानी का उपयोग, उनका वितरण और नियंत्रण किस प्रकार से होगा, उनसे संबंधित कोई विवाद है तो उसको आर्टिकल 262 के तहत उसको जो है विवाद को सुलझाया जाता है। जैसे कि कुछ फेमस नदी जल विवाद चल भी रहे हैं, जैसे कावेरी नदी जल विवाद है। इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी शामिल हैं। कृष्णा गोदावरी जल विवाद तो इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ये शामिल हैं। नेक्स्ट हम बात करें आर्टिकल 263 की, तो आर्टिकल 263 बताता है इंटर स्टेट काउंसिल। किसके बारे में बताता है? इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद इसका गठन किया गया था 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। आर्टिकल 263 भी इम्पोर्टेंट है। इंटरस्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद का काम क्या है, इसका गठन क्यों किया गया, तो इसके कार्य की बात करें तो इसका कार्य है कि राज्यों के मध्य, एक से अधिक राज्यों के मध्य भी, राज्यों के मध्य भी हो सकता है या फिर राज्य और केंद्र राज्यों के मध्य भी हो सकता है। केंद्र राज्यों के मध्य भी कोई विवाद है तो उसका समाधान करना, उसका विवाद का समाधान करना और उनके बीच में सहयोग को बढ़ावा देना। इसका कार्य क्या है कि 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद हो या राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में कोई विवाद हो तो उसको निपटाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है। और इसका गठन किया गया था 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। इसके बाद इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होगा? पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। उसके अलावा इसमें सदस्य होते हैं, सदस्यों की बात करें तो 6 इसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं। कौन कौन होंगे? 6 कैबिनेट मंत्री होंगे। सभी राज्य या यदि किसी यूटी के मुख्यमंत्री हैं तो वो भी इसमें शामिल होंगे। और जिन यूटी में मुख्यमंत्री नहीं है तो वहाँ के प्रशासक इसमें शामिल होते हैं। ये हो गई इसकी संरचना की बात। तो आर्टिकल 263 में क्या है? इंटरस्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद। इसका गठन किया गया 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। उसके बाद ये इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि यदि किन्हीं राज्यों के मध्य कोई विवाद है या राज्यों या केंद्र के मध्य में कोई विवाद है तो उसका समाधान करना और उनके मध्य सहयोग को बनाए रखना। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। उसके अलावा 6 कैबिनेट मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और यूटी के प्रशासक जो हैं इसके सदस्य होते हैं। ये established in 1990 on the recommendation of Sarkaria Commission. It is a platform for discussion between union and states.
It can play an important role in resolving disputes between center and state. And PM is ex officio chairperson. तो ये हो गए हमारे राज्यों और केंद्र के मध्य प्रशासनिक संबंध के बारे में जितने भी आर्टिकल्स थे वो। इसमें से 262 और आर्टिकल 263 ये थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और बाकी भी हमने सारे आर्टिकल्स जो है इसमें कंप्लीट किए हैं। इसके बाद जो राज्य और केंद्र के मध्य संबंध हैं उनके लिए कुछ सुधार आयोग बनाए गए, उनकी हम बात करते हैं। कौन कौन से प्रमुख सुधार आयोग, कि केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों को किस प्रकार सुधारा जा सकता है या उनमें किस तरह से जो है उनको बेहतर बनाया जा सकता है, उसके लिए सुधार आयोग बनाए गए। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। सबसे पहले रखा गया प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। तो इसके गठन की बात करें तो इसका गठन किया गया 1966 में, 1966 में इसको स्टेब्लिश किया गया। इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। ये जो 3 कमीशन हैं इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको थोड़ा अच्छे से समझते हुए चलना है। तो अध्यक्ष कौन थे इसके? मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद इसके दूसरे अध्यक्ष बनाए गए थे हनुमंतैया। एम हनुमंतैया इसके दूसरे अध्यक्ष बनाए गए थे, और इसने 1969 में अपनी सिफारिशें दी। कब दी? 1969 में अपनी सिफारिशें दी थी, और इसने कुल 22 सिफारिश दी। कितनी दी? कुल 22 सिफारिश दी थी। उसमें से हम एक दो जो मेन पॉइंट था उनमें से एक तो इसने ये कहा था कि जो आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन के बारे में बात कही गई है तो उसका गठन किया जाना चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए, ये बताया गया। इन्होंने एक सिफारिश दी, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि राज्यों को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। राज्यों को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए, और निष्पक्ष व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाए। निष्पक्ष व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाए। तो इस तरह से इसने कुल 22 सिफारिशें दी। तो टोटल 22 अपने को याद नहीं रखनी है, एक दो जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी इनके अध्यक्ष कौन थे, इनका गठन कब हुआ, इन सबसे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस हैं। तो इसने जो सिफारिशें दी उस पर केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, या केंद्र सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की हमने बात की। इसका गठन 1966 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद दूसरे अध्यक्ष बनाए गए हनुमंतैया। इसने 1969 में अपनी सिफारिशें दी थी, और टोटल 22 सिफारिश दी। और इसमें से कुछ एक दो हैं, जैसे कि आर्टिकल 263 के तहत इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाना चाहिए, निष्पक्ष व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए, केंद्र सरकार क्या है, राज्यों को अधिक शक्तियां दे। लेकिन केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों पर कोई कदम नहीं उठाया, इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये हो गया प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। इसके बाद दूसरा बनाया गया सरकारिया आयोग। कौन सा बनाया गया? सरकारिया आयोग। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सरकारिया आयोग का गठन किया गया 1983 में, 1983 में। इसके अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया। कौन अध्यक्ष थे? रणजीत सिंह सरकारिया। इसी नाम पर इनका जो ये कमीशन है उसको सरकारिया कमीशन नाम दिया गया। इसमें 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे टोटल, तो एक तो अध्यक्ष हो गए और 2 सदस्य और थे। इसने सिफारिशें कब दी? इसने अपनी सिफारिशें दी 1987 में, 1987 में इसने सिफारिशें दी, और टोटल 247 सिफारिशें दी इसने। टोटल 247। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ? 1983 में। इसके अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया। 3 सदस्यीय आयोग था, यानी कि इसमें 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष थे और 2 अन्य सदस्य थे। 1987 में इसने सिफारिशें दी,
और 247 सिफारिशें इसने टोटल दी थी। इनमें से हम कुछ जो मुख्य सिफारिशें हैं इनकी बात करें तो एक तो उन्होंने ये कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए इन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री से सलाह ली जानी चाहिए। मुख्यमंत्री से सलाह लेके राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए, एक सिफारिश ये दी। उसके बाद ये कहा कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से भी सलाह लो। मुख्यमंत्री से तो लो ही लो, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, इनसे भी सलाह ली जानी चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति के समय। और राज्यपाल राज्य से बाहर का कोई व्यक्ति होना चाहिए। राज्यपाल राज्य से बाहर का कोई व्यक्ति होना चाहिए। इस तरह की सिफारिशें इन्होंने राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में दी। उसके बाद राज्यपाल को हटाने के लिए, क्योंकि राज्यपाल का क्या है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे उनको उनके पद से हटा सकता है। तो इन्होंने ये कहा कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राज्यपाल को नहीं हटाना चाहिए। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राज्यपाल को नहीं हटाया जाना चाहिए। राज्यपाल को नहीं हटाया जाना चाहिए और बिना ठोस कारण के उसको हटाना भी नहीं चाहिए। बिना ठोस कारण के नहीं हटा सकते, ये कहा गया। इन्होंने राज्यपाल को हटाने के संदर्भ में इन्होंने ये जो है सिफारिशें दी इस तरीके की कुछ। और इसने भी कहा कि अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन किया जाना चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। ये बातें कही गई सरकारिया आयोग में। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर अपन सारी सिफारिश से डिस्कस करने बैठेंगे तो एक क्लास ही क्या है सरकारिया आयोग के लिए हमें कंप्लीट चाहिए। तो अभी के लिए हमारा जितना इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो हम कवर कर रहे हैं पॉलिटी में। सरकारिया आयोग का गठन हुआ 1983 में। अध्यक्ष थे इसके रणजीत सिंह सरकारिया, 3 सदस्य थे टोटल। इसने 1987 में अपनी सिफारिशें दी और 247 सिफारिशें इसने दी थी। जैसे कि इसने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री से सलाह ली जानी चाहिए, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, इनसे सलाह ली जाए। राज्यपाल राज्य के बाहर का कोई व्यक्ति होना चाहिए, उसको हटाने के लिए आपके पास ठोस कारण होना चाहिए और कार्यकाल पूर्ण होने से पहले उसको हटाया नहीं जाना चाहिए और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की सिफारिशें सरकारी आयोग ने दी थी। और तीसरे नंबर का है पुंछी आयोग। कौन सा है? पुंछी आयोग। इसका गठन किया गया 2007 में। इसके अध्यक्ष थे MM पुंछी। कौन थे? MM पुंछी। इसने 2010, और वैसे ही कितने इसमें सदस्य थे टोटल? इसमें 5 सदस्य थे। 5 सदस्यीय आयोग था ये। 5 सदस्य थे। इसने अपनी सिफारिशें दी 2010 में। कब दी? 2010 में इसने अपनी सिफारिशें दी और टोटल 273 सिफारिश दी। कितनी? 273, 273। तो पुंछी आयोग का गठन कब हुआ? 2007 में। इसके अध्यक्ष थे MM पुंछी। 5 सदस्यीय आयोग था। सिफारिशें 2010 में दी और इसने टोटल 273 सिफारिशें दी थी। तो ये है पुंछी आयोग। इसके बाद हमारा बचता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध किस प्रकार के होंगे, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में। तो आज के लिए ये रिवाइज कीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।